कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, और ये सुनकर ना आमतौर पे लोग थोड़ा सहम से जाते हैं। हाँ, लगता है कि कोई राज की बात सुन लेगा। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग हैं, खासकर कवि, जो इस बात से शायद खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि चलो कोई तो है जो सुन रहा है। और शायद इसीलिए ओम प्रकाश सोनी ने अपने क्षणिका संग्रह का शीर्षक ही दीवारों के कान रखा। ये शीर्षक ही अपने आप में एक कविता जैसा है, एक इशारा है कि जो बातें अनकही रह जाती हैं, जो समाज की फुसफुसाहटें हैं, उन्हें भी कोई सुन रहा है और शब्दों में दर्ज कर रहा है। बिल्कुल। और आज हम इसी किताब के सहारे कविता के इस छोटे से मगर बेहद दमदार रूप को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे क्षणिका कहते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य ये जानना है कि आज के इस दौर में जहां हर किसी के पास समय की इतनी कमी है, ये छोटी छोटी कविताएं इतनी बड़ी और गहरी बातें आखिर कह कैसे जाती हैं। ये एक तरह से आज के दौर का काव्य रूप है। जैसे सोशल मीडिया पर छोटी छोटी पोस्ट होती हैं, अच्छा, वैसे ही साहित्य में क्षणिका है, संक्षिप्त, सीधी और बहुत असरदार। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। मैं जब इस किताब को देख रहा था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि ये क्षणिका आखिर है क्या। नाम से तो लगता है कुछ पल भर का, एक क्षण का। आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। इसका नाम ही इसकी पहचान है। इस किताब में भी समझाया गया है कि क्षणिका का एक मतलब बिजली या विद्युत भी होता है। बिजली? हाँ, अब सोचिए, बिजली कैसे कौंधती है, एक पल के लिए चमकती है और अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ दिखा जाती है। बिल्कुल, और उसका असर देर तक रहता है। क्षणिका का काम भी ठीक यही है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब कम से कम शब्दों में एक पूरी तस्वीर दिखा देना, एक पूरा विचार दिमाग में कौंधा देना। ठीक कहा। लेखक ने इसके 4 खास पहलुओं पर जोर दिया है: आकार में छोटा होना, अभिव्यक्ति में गहराई, प्रभाव का विस्तार और अनुभूति की तीव्रता। मतलब ये नहीं कि कुछ भी 4 लाइनें लिख दी तो वो क्षणिका हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन 4 लाइनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को झकझोर दे, उसे सोचने पे मजबूर कर दे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने आप में पूरी होती है, आत्मनिर्भर होती है। अच्छा, उसे समझने के लिए आगे पीछे का कोई संदर्भ नहीं चाहिए? कोई जरूरत नहीं। इस किताब में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक बहुत मशहूर क्षणिका सांप का उदाहरण दिया गया है, जो इस बात को शायद सबसे अच्छे से समझाती है। हाँ, वो पंक्तियां तो कालजयी हैं। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? आज भी जब ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो हैरान रह जाता हूं। ये सिर्फ सांप से सवाल नहीं है, ये तो पूरे शहरी समाज, पूरी तथाकथित सभ्यता के मुंह पर तमाचा है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, कोई तुकबंदी का बंधन नहीं है। हाँ, सीधी बात है। इसे अतुकांत मुक्त छंद कहते हैं। ये सीधी बात है जो सीधी दिल में उतरती है। यही आधुनिक क्षणिका की पहचान है। ये बनावट पर नहीं, बल्कि भाव की सच्चाई और गहराई पर टिकी होती है। और क्या ये पंक्तियां आज के कॉर्पोरेट कल्चर या सोशल मीडिया की दुनिया पर भी उतनी ही सटीक नहीं बैठती? 100%। जहां लोग सभ्य होने का दिखावा करते हैं, लेकिन डसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये पंक्तियां समय के साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक होती जा रही हैं। और इसी सीधी सपाट बात करने की जो ताकत है, शायद इसीलिए ओम प्रकाश सोनी ने इसे राजनीति और भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। कुछ उदाहरण तो बहुत ही तीखे हैं। हाँ, क्योंकि जहां लंबी चौड़ी आलोचना लिखने का समय या सब्र नहीं है, वहां एक क्षणिका एक चुटकी की तरह काम करती है, जो गहरी नींद में सो रहे सिस्टम को जगाने की कोशिश करे। बिल्कुल। जैसे चुनाव पर लिखी है क्षणिका, जिसका शीर्षक ही चुनाव है। नेताजी आजकल नींद में बड़बड़ाने लगे हैं, चुनाव नजदीक आने लगे हैं, बस इतनी सी बात। और इसमें सब कुछ आ गया। नेता का तनाव, उसकी बेचैनी, जीतने का दबाव, सब कुछ इन 2 पंक्तियों में सिमट गया है। सही बात है। ये सिर्फ बड़बड़ाना नहीं है, ये उस पूरे राजनीतिक सर्कस का एक निचोड़ है जो हर कुछ साल में हम देखते हैं। एक और है जो नेताओं के बदलते व्यवहार पर है। शीर्षक है स्वार्थ। अच्छा। वे चुनाव में खड़े हैं, इसलिए अभी मतदाताओं के चरणों में पड़े हैं। मुझे लगता है ये अभी शब्द यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो अभी शब्द ही इस क्षणिका की जान है ना? हाँ, वो बता रहे हैं कि ये जो विनम्रता है, ये जो सेवा भाव है, ये अस्थाई है।
इसकी एक एक्सपायरी डेट है, चुनाव का दिन। ये क्षणिकाएं किसी एक नेता की बात नहीं कर रही, ये उस पूरी प्रवृत्ति पर चोट कर रही हैं जो हमारी राजनीति में घर कर गई है। और ये सिर्फ नेताओं के व्यवहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। भ्रष्टाचार पर लिखी एक क्षणिका है मजबूती। नवनिर्मित पुल पहली बारिश में ही बह गया, भ्रष्टाचार अपनी बात स्वयं कह गया। इसमें किसी रिपोर्ट या जांच की जरूरत ही नहीं है। पुल का बह जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ी गवाही है। सही कहा। सोनी जी ने बस उस घटना को शब्दों में दर्ज कर दिया और वो एक शक्तिशाली टिप्पणी बन गई। ये दिखाता है कि कभी-कभी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस जो हो रहा है उसे जस का तस दिखा देना ही काफी होता है। एक और है जिसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो हंसी भी बड़ी कड़वी थी। शीर्षक है पाचन क्रिया। अच्छा, भ्रष्टाचारी करोड़ों रुपए खा रहे हैं, आश्चर्य है बिना हाजमोला के पचा रहे हैं। इस पर तो हंसने के अलावा और किया भी क्या जा सकता है। हास्य का इस्तेमाल व्यंग्य को और धारदार बना देता है। हाजमोला जैसा घरेलू शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने भ्रष्टाचार के उस बड़े स्केल को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ दिया है। सही बात है, ये कोई दूर की बात नहीं लगती। हाँ, ये ऐसी बात लगती है जिस पे हम और आप अपनी चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं। यही इन क्षणिकाओं को इतना असरदार बनाता है। एक और है जो पूरी राजनीतिक संस्कृति पर टिप्पणी है। शीर्षक है गुण। बताइए। नेताजी का कुत्ता नेतागिरी के गुण लेने लगा है, अब भौंकने के बजाय स्माइल देने लगा है। ये तो चापलूसी और दिखावे के संस्कृति पर सीधा वार है। बिल्कुल। और ये भी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा लगभग कार्टून जैसा दृश्य एक बहुत बड़े सामाजिक राजनीतिक सच की तरफ इशारा कर सकता है। भौंकना एक जानवर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन जब वो भी अपनी प्रवृत्ति छोड़कर स्माइल देने लगे तो समझ लीजिए कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक बहुत गंभीर टिप्पणी है जो हल्के फुल्के अंदाज में कही गई है। राजनीति तो एक पहलू है और यकीनन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन मुझे लगता है कि सोनी जी की असली पकड़ हमारे रोजमर्रा के जीवन और समाज की छोटी छोटी अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली बातों पर है। और यही एक अच्छे लेखक की पहचान होती है, वो साधारण में असाधारण देख लेता है। जैसे उनकी एक क्षणिका है समस्याओं का हल। हाँ, पहले प्यासे कुएं के पास जाते थे, अब प्यासों के घर आता है नल आजकल। अब देखिए, सतह पर देखें तो ये तो तरक्की की बात है, सुविधा हो गई है। हाँ, पहली बार में तो यही लगता है, लेकिन जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें एक गहरा सामाजिक बदलाव छिपा है। बिल्कुल, कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वो एक सामुदायिक केंद्र था। लोग वहां मिलते थे, बातें करते थे, सुख दुख साझा करते थे। नल के घर आने से सुविधा तो आई, लेकिन वो सामाजिक जुड़ाव कहीं खो गया। अब हर कोई अपने घर में अकेला है, अपने नल के साथ। ये क्षणिका उस अकेलेपन की तरफ इशारा करती है जो आधुनिक सुविधाओं के साथ मुफ्त में मिलता है। इस बात ने मुझे एक और क्षणिका के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका शीर्षक है प्रगति। अच्छा, वो कौन सी? देश प्रतिदिन प्रगति के सोपान चढ़ रहा है, इसलिए विद्यार्थियों से कई अधिक पुस्तकों का वजन बढ़ रहा है। ये तो आज के हर माता पिता और बच्चे का दर्द है। ये प्रगति की हमारी अपनी परिभाषा पर ही एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल है। सही बात है। क्या भारी बस्तों का बोझ ही प्रगति का पैमाना है? हम अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं या सिर्फ जानकारी का बोझ डाल रहे हैं? ये क्षणिका हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिसे विकास समझ रहे हैं, कहीं वो हमें किसी गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। इसी तरह की एक और क्षणिका है जो आधुनिक जीवन के एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाती है। शीर्षक है आत्मनिर्भरता। हाँ, वे आत्मनिर्भरता की बात करते करते मर गए। अंत में उन्हें 4 व्यक्ति उठाकर ले गए। ये पंक्तियां तो मेरे अंदर तक उतर गईं। ये आज की हसल कल्चर पर एक सीधी टिप्पणी है, जहां हर कोई अकेले दौड़ रहा है, खुद को सेल्फ मेड साबित करने में लगा है। हम आत्मनिर्भरता का जश्न मनाते हैं, अकेलेपन को एक उपलब्धि की तरह देखते हैं, लेकिन जीवन की अंतिम और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है, खासकर जीवन के अंतिम क्षणों में। बिल्कुल। ये क्षणिका उस पूरी विचारधारा के खोखलेपन को एक झटके में उजागर कर देती है। और जब समाज में ये जुड़ाव कम होता है तो उसका असर कहाँ तक जाता है, इस पर भी एक बहुत गहरी क्षणिका है, संस्कार। हाँ, वो कहती है, संस्कार नहीं मिल पाते जब घर से विद्यालय तक, तभी पहुंचते पांव अस्पताल, थाना और अदालत तक। ये कितनी सीधी और कितनी खौफनाक सच्चाई है।
इसमें तो एक इंसान के पूरे जीवन का दुखद रास्ता दिखा दिया है। और ये समाज की नींव पर सवाल उठाती है कि जब परिवार और स्कूल, जो संस्कार देने वाली दो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, वो अपना काम करने में नाकाम हो जाती हैं, तो फिर इंसान को संभालने के लिए राज्य की संस्थाएं, अस्पताल, पुलिस और अदालत ही बचती है। हाँ, ये एक व्यक्ति की नहीं, एक पूरे समाज की विफलता की कहानी है। और यही क्षणिका की ताकत है। 4 पंक्तियों में एक पूरी समाजशास्त्रीय थीसिस कह दी गई है। इन सब व्यंग्यों और सामाजिक टिप्पणियों के बीच कुछ क्षणिकाएं ऐसी भी हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं और हमें जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करती हैं। हाँ, वे किसी पर टिप्पणी नहीं करती, बस एक दर्शन प्रस्तुत करती हैं। क्योंकि साहित्य का काम सिर्फ समाज का आईना दिखाना ही नहीं, बल्कि आत्मा को छूना भी है। जैसे जिंदगी शीर्षक से ये क्षणिका, जिंदगी का दुख विभीषिका और सुख क्षणिका। यहाँ तो कविता का रूप ही जीवन के संदेश का माध्यम बन गया है। यस, ये कमाल की बात है। बिल्कुल, जीवन का जो सुख है वो भी एक क्षणिका की तरह ही है। एक पल के लिए कौंधता है और फिर चला जाता है। क्षणभंगुर। हाँ, ये हमें सिखाता है कि सुख को पकड़कर रखने की कोशिश व्यर्थ है। उसे बस उस क्षण में जी लेना ही बुद्धिमानी है। ये इस विधा की खूबसूरती है कि ये अपने नाम को ही अपनी सबसे बड़ी दार्शनिक व्याख्या बना लेती है। और एक क्षणिका जिसमें शब्दों का खेल तो अद्भुत है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। शीर्षक है बसंत। अच्छा। खिलती कलियां और नए पत्ते कहते हैं वसंत आया, वसंत आया। और वहीं पेड़ से गिरते पीले पत्ते कहते हैं बस अंत आया, बस अंत आया। एक पल रुककर एक ही ध्वनि, वसंत और बस अंत। हाँ, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए, 2 बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां। ये दिखाता है कि कैसे एक ही स्थिति, एक ही मौसम किसी के लिए जीवन और शुरुआत का प्रतीक हो सकता है, और किसी के लिए अंत और मृत्यु का। एक के लिए जो उत्सव है, दूसरे के लिए वही विदाई है। हाँ, ये जीवन और मृत्यु के चक्र को, आशा और निराशा के द्वंद्व को बहुत ही संक्षिप्त और कलात्मक ढंग से हमारे सामने रख देता है। सच में कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह देना ही इस विधा की असली पहचान और ताकत है। तो आज हमने ओम प्रकाश सोनी के संग्रह दीवारों के कान के माध्यम से क्षणिका की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। हमने देखा कि कैसे कविता का ये छोटा सा रूप आज के दौर के लिए एकदम सटीक है, संक्षिप्त, गहरा और बिजली की तरह कौंधने वाला। बिल्कुल। हमने ये भी महसूस किया कि कैसे इन छोटी छोटी कविताओं में राजनीति पर व्यंग, समाज की विडंबनाएं, भ्रष्टाचार पे प्रहार और जीवन के गहरे दर्शन जैसे बड़े बड़े विषयों को समेटा गया है। ये वाकई शब्दों की किफायत और उनकी शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये हमें सिखाती हैं कि असर पैदा करने के लिए हमेशा बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज की इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ते हैं जो हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करे। इस किताब में एक क्षणिका है जो आज की हमारी बातचीत के सार को भी पकड़ती है और हम सब के लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। शीर्षक है शब्द। शब्दों को व्यर्थ खर्च मत करो, वरना शब्द हो जाएंगे अर्थहीन, करने लगेंगे तलाश तुम्हारी अस्मिता और व्यक्तित्व की। वाह, ये तो आज के सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ, जहां शब्दों का इतना शोर है कि उनके अर्थ ही खोते जा रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है, क्या हम अपने शब्दों का प्रयोग पूरी ताकत, पूरी गहराई और पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, या हम भी उन्हें बस उस शोर का हिस्सा बनाकर जाया कर रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे अपनी पहचान और अपना असर खो दें? हाँ, ये सवाल सिर्फ लेखकों या कवियों के लिए नहीं, हम सब के लिए है।